got a little late to start the class today, but this is the topic budgetary control. सबसे पहले इसमें अंडरस्टैंड करो कि हमारे पास एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, मार्जिनल कॉस्टिंग, ओवरहेड्स एंड बजटरी कंट्रोल, ये चार ऐसे चैप्टर्स हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इनमें से आता है हर बार। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर बार आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा ही आएगा, ओवरहेड्स आएगा ही आएगा, बजटरी कंट्रोल आएगा ही आएगा। और ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ साथ इनमें कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। इन चारों चैप्टर्स में से किसी भी एक चैप्टर का रिस्क मत उठाना, ठीक है? ये चारों चैप्टर्स बहुत अच्छे से होने चाहिए आपके। प्लस जहां से भी इनके कोई क्वेश्चंस मिलते हैं, कोई आरटीपी पुराना, कोई प्रीवियस ईयर, कोई पीडीएफ, कोई आईसीएआई का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है? अब आप लोगों से ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बजट होता क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, और कैसे बजट बनाया जाता है, आप लोग खुद बताएंगे। ऑनलाइन में से कोई भी जवाब दे सकता है। बजट आपके हिसाब से क्या होता है और बजटरी कंट्रोल क्या होता है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों जल्दी थोड़ा सा। हाँ जी सर, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, एस्टिमेशन ठीक है। सिर्फ कॉस्ट नहीं, रेवेन्यू से भी रिलेटेड बजट बन सकता है, कैश से भी रिलेटेड बजट बन सकता है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, ये सब बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल एस्टिमेशन। कैसे बनाया जाता है बजट? बजट कब बनता है, साल के आखिर में या शुरू में? स्टार्ट में पक्का? हाँ, साल के शुरू में बजट बनाया जाता है और उसका रिव्यू टाइम टू टाइम किया जाता है, बट बिल्कुल एंड में जाके हम बजटेड फिगर्स को एक्चुअल फिगर्स के साथ कंपेयर करते हैं। बजट बनाने का ढंग ये है कि इसके लिए एक बेस चुना जाता है जो कि जनरली लास्ट ईयर की फिगर्स होती हैं एक्चुअल। ये मैं सिर्फ बोल रहा हूं जनरली, क्योंकि कई बार हम जैसे बजट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं तो वो ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं करते हैं, यानी कि हर बार अलग करने बैठ जाएं। तो बजट एक फाइनेंशियल एस्टिमेशन है, कई तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, कैश से भी रिलेटेड हो सकता है, फंक्शनल बजट भी हो सकता है और रेवेन्यू बजट भी हो सकता है। बजटरी कंट्रोल के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक होता है बजट पीरियड और एक होता है कंट्रोल पीरियड। लेटर से जिनके जनवरी में एग्जाम्स हैं, अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 मंथ्स के बाद आपका जनवरी में एग्जाम है। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स लगा लो, 5 महीने निकल गए। तो 5 महीने के बाद आपका जो एग्जाम है उसके लिए आप एक बजट बना के चल रहे हैं राइट अवे, कि आपने अगस्त में कितना करना है, सितंबर में कितना करना है, अक्टूबर में कितना करना है, नवंबर वैसे बीत जाना है, दिसंबर बीत जाएगा। तो आपको पता है कि मैंने इतना 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 और इतना करना है। बट क्या आप जनवरी तक, ये आपका बजट पीरियड हो गया 5 मंथ्स का, आप अपना जो भी एस्टिमेशन बनाते हैं कि मैंने इतना इतना तैयार करना है, इतने इतने घंटे पढ़ना है, क्या उसका कोई कंट्रोल पीरियड नहीं होगा? देखी जाएगी एग्जाम के बाद। तो इसका मतलब लेट अस से इफ यू प्रिपेयर कि 15 दिन का मेरा ये बजट है, या 5 महीने का ही लगा के चलते हैं, 5 महीने में मैंने अगस्त में ये करना है, सितंबर में ये करना है, तो आप क्या करते हैं, आफ्टर 15 डेज या आफ्टर अ मंथ आप ये चेक करते हैं कि जो मैंने बजट बनाया था क्या एक्चुअल फिगर्स उसके आसपास हैं या नहीं है, ठीक है? वैसे हम बजट पढ़ने के लिए ज्यादा बना लेते हैं और एक्चुअल उसका बहुत ज्यादा कम होता है सर? उतना ही होता है? वेरी गुड। अगर 80% तक होता है देन इट इज अ वेरी गुड फिगर। इसका मतलब आपने बजट बनाया लंबे टाइम पीरियड के लिए,
बजट पीरियड इज वो टाइम पीरियड जिसके लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए आपने बजट बनाया, जैसे कि हमने अभी जो एग्जांपल लिया उसमें 5 महीने हमारा बजट पीरियड है, लेकिन कंट्रोल पीरियड हमेशा उससे छोटा होगा, ताकि आप टाइम टू टाइम रिविजिट कर सकें, ये देख सकें कि आपकी बजटेड फिगर्स एक्चुअल फिगर्स के आसपास हैं कहीं, और वेरिएंस निकाल सकें, और अपने नेक्स्ट बजट पीरियड में या उसकी एडजस्टमेंट जो है वेरिएंस की वो कर सकें अगले टाइम पीरियड में। मतलब अगर मैं अगस्त 15 के बाद एक चेक लगाता हूँ कि भाई 15 अगस्त तक मैंने उतना पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो अगर मेरा जो भी बैकलॉग है उसको मेरे को 15 अगस्त या 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए बजट पीरियड हो गया जिस टाइम पीरियड के लिए हमने बजट बनाया है, कंट्रोल पीरियड हो गया विच इज लेसर देन द बजट पीरियड, ड्यूरिंग विच यू रिविजिट द बजट, यू कैलकुलेट and estimate the budget and actual figures, you find out variance and you make the adjustment in the next time period. So control period should always be less than or equal to budget period. That means whenever you exercise your control, whenever you try to find out your variance, that time period is a control period. अब बहुत सिंपल सी चीज, एक होते हैं फंक्शनल बजट्स, एक होता है मास्टर बजट, एक होता है बजट मैनुअल, एक होता है बजट कमेटी, और एक होता है बजट कंट्रोलर। ये कौन होते हैं फटाफट से बता रहा हूं। फंक्शनल बजट्स का मतलब होता है डिपार्टमेंटल बजट्स, हर डिपार्टमेंट का अपना बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, ये सारे फंक्शनल बजट्स हो गए। जब ये फंक्शनल हेड्स आपस में बैठते हैं इकट्ठे, दे फॉर्म अ बजट कमेटी। बजट कमेटी के अंदर बजट डिपार्टमेंटल हेड्स के अलावा और भी लोग होते हैं जो इस बजट को बनाने में हेल्प करते हैं। तो बजट कमेटी बेसिकली प्रिपेयर्स द बजट। The head of the budget committee is called the budget controller. मास्टर बजट होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल बजट। दैट मीन्स फंक्शनल बजट्स को बजट कमेटी अप्रूव करती है, बजट कंट्रोलर उसको गो अहेड देता है। सारे फंक्शनल बजट्स को जब सम टोटल किया जाता है, दैट इज मास्टर बजट, दैट इज अ सिंगल बजट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। एंड जब उसको प्रिंटेड फॉर्म में सभी के सामने रखा जाता है, दैट इज बजट मैनुअल। जैसे यूजर मैनुअल होता है वैसे बजट मैनुअल। तो फंक्शनल बजट समझ में आया क्या होता है? बजट कमेटी, बजट कंट्रोलर, मास्टर बजट एंड बजट मैनुअल। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आई एम श्योर एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग टिल हियर। इज एवरीवन क्लियर ऑन ऑल द टर्म्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार? हाँ जी। Budget controller is the head of the budget committee. Budget committee prepares the budget and budget controller gives the go ahead for the budget. ठीक है? There are two more terms जो हमें theoretically पढ़नी पड़ेंगी। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करने हैं।
एक होता है फ्लेक्सिबल। चार तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। एक है प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। ये बेहद इजी क्वेश्चन है। इसमें एक या दो पॉइंट ऐसे होंगे जिनको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। इसके ऊपर आप ये लगा के चलो कि आपने 4 से 5 क्वेश्चंस इसके अगर सॉल्व कर लिए और आपने सारे पॉइंट्स जो एक एक दो दो पॉइंट्स हर क्वेश्चन में होते हैं जो कैच होते हैं इस क्वेश्चन के, अगर आपको ये आ गए तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए एक रिस्क कवर करने का काम करेगा कि कहीं उसने पूछ लिया कैश बजट, यू शुड बी एबल टू डू इट। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह मत देखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी इलेबोरेट होती है, थोड़ा क्लासिफिकेशन होता है 3 एक्टिविटीज़ में। ये वैसा नहीं है, ये कंपैरेटिवली ईजी है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फंक्शनल बजट विद की फैक्टर्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तीसरा है फ्लेक्सिबल बजट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इनमें से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा होता है। कैश बजट कंपैरेटिवली कम पूछता है क्योंकि उसका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, तो वो कई बार पूछ लेता है कैश बजट, ऐसा नहीं है, बट इसको हम छोड़ के नहीं जा सकते कैश बजट को। बजट रेशोज भी, जैसे कैश बजट मैंने बोला रिस्क कवर करने के लिए है, वैसे बजट रेशोज भी आपका रिस्क कवर करने के लिए है। इसका मतलब जब आपने प्रैक्टिकली इस चैप्टर को पढ़ना है प्रैक्टिकल पोर्शन से, तो आपको फ्लेक्सिबल बजट और फंक्शनल बजट विद की फैक्टर वाले क्वेश्चन कहीं पे भी छोड़ के नहीं जाने। ये इसका मेन हिस्सा होता है जिसमें से क्वेश्चन पूछता है। थर्ड नंबर पे कैश बजट एंड फोर्थ नंबर पे बजट रेशियोज, इस तरीके से। अब दो चीजें हैं जो थ्योरेटिकली आपको पता होनी चाहिए। एक है जीरो बेस बजट, ZBB। जीरो बेस बजट का मतलब है नो बेस फॉर बजटिंग। इसका मतलब जनरली मैंने आपको क्या बोला था, पिछले साल की एक्चुअल फिगर्स इस साल के बजट बनाने में हेल्प करती हैं। लेकिन जीरो बेस बजट तब है जब हम कोई भी बेस यूज नहीं करते हैं। एकदम ऑल टुगेदर स्क्रैच से शुरू किया गया बजट इज जीरो बेस बजट। कोई बेस ही नहीं यूज करते हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पहला बजट बनाती है, ऑफ कोर्स उसके पास कोई बेस ही नहीं होगा, तो क्या होगा, जीरो बेस बजटिंग होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब नई कंसर्न्स के साथ साथ ओल्ड कंसर्न्स भी यूज करती हैं। किस तरह की सिचुएशन में, जब मार्केट की कंडीशंस एकदम से चेंज हो जाती हैं, ठीक है, या कोई ईयर जिसको आप एबनॉर्मल ईयर के अंदर लेते हो, हम सब ने ये देखा है एबनॉर्मल ईयर, तो 2020 को बेस ले ही नहीं सकते थे अगला बजट बनाने के लिए, तब हम जीरो बेस बजटिंग से स्टार्ट करते हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एक नई टेक्निक उनके हिसाब से ये आई है, जीरो बेस बजटिंग को एक मॉडर्न टेक्निक के अंदर बजटिंग की माना जाता है। जब आप मार्केट सिनेरियो या ईयर एबनॉर्मल है उसके अलावा भी ये चाहते हैं कि कोई ड्रास्टिक सा चेंज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन को, एक लोअर लेवल से बहुत ज्यादा हायर लेवल पे एकदम से लेके जाना है कंसर्न को, तो जीरो बेस बजटिंग बनाई जाती है। इस केस में क्या किया जाता है, सारे फंक्शनल हेड्स को बिठाया जाता है। बजट कंट्रोलर जो है, जो कि मेन बंदा था बजट पास करने के लिए, ये थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है। फंक्शनल हेड्स को ज्यादा अथॉरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग में functional heads have to get their budgets approved from the budget controller. Here they are made equal to the budget controller. For example, let us say if I'm the budget controller and you are functional heads, in a traditional budgeting what would happen, you would report to me, I would say हाँ ये बजट ठीक बनाए हैं, हम इसको कंसोलिडेट करते हैं और एक मास्टर बजट बनाते हैं। ट्रेडिशनल में हम ये फॉलो करते हैं। लेकिन जीरो बेस बजटिंग में मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बिठा देता हूँ, मैं बोलता हूँ आपस में डिस्कस करो। ये बोलते हैं मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च आएगा, ये कहते हैं इतनी सेल हो जाएगी, ये कहते हैं इतनी प्रोडक्शन कर लेंगे, ये कहते हैं इतनी सेल रिसर्च हो जाएगी, जो भी है। ये बोलते हैं मार्केटिंग में हमें एक ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, एक फिल्म स्टार,
जिसकी फीस होगी 20 करोड़। मैं बोलता हूँ ठीक है, गो अहेड विद इट, बट यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मनी, एवरी रुपी, एवरी अमाउंट दैट यू स्पेंड। ये मत करना कि 20 करोड़ का एक ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया आपने और आपकी सेल्स में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है, 10% इंप्रूवमेंट हो रही है सेल्स में। तो अगर आप एक इतना बड़ा खर्चा करने वाले हैं, देन यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स। सो बजट कंट्रोलर कहता है कि भाई मुझे नहीं पता मार्केटिंग का, मुझे नहीं पता रिसर्च का, तुम्हें जो ठीक लग रहा है करो, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आपने ये 20 करोड़ का खर्चा किया और 5 लाख से सेल बढ़ रही है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फायर यू। So you are responsible for everything that you are doing. So the budget is prepared from zero, from scratch, and functional heads are held responsible for everything. Budget controller takes a back seat. This is more modern in nature as compared to the traditional budgeting that gave more importance to the budget controller, because till the time he क्या बोलते हैं, approved everything, the master budget could not be prepared. इज एवरीवन क्लियर ऑन जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है पूरा? कहीं पे कोई डाउट? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज परफॉर्मेंस बजटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बजटिंग। ये अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको एक ही पेज पे लिख लिया था, बट दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। लेट मी जस्ट गेट बैक टू दिस। इन ट्रेडिशनल बजटिंग हमारा मेन अप्रोच होता है रेवेन्यू, फाइनेंशियल्स, ट्रेडिशनल बजटिंग उस बजटिंग को अच्छा मानती है जहां पे आपने रेवेन्यू को बढ़ा दिया, जहां पे आपने फाइनेंशियल्स के हिसाब से बेटर आउटपुट दी। ठीक है, अगर हम ध्यान दें, over the last so many years since industrial revolution started in India, what have the companies been focusing on? Profits, financials. जिसने ज़्यादा प्रॉफिट, जिसने ज़्यादा प्रोडक्शन, जिसने ज़्यादा रेवेन्यू कमाया, हम बोलते हैं ये कंपनी अच्छी है। ये है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ बजटिंग, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर आपकी सेल्स बढ़ रही हैं या अगर आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच गिनी जाती है। दो लोगों को कंपेयर करने के लिए, दो कंपनीज को कंपेयर करने के लिए, हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू जो दोनों का है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स जो दोनों के हैं। जिसका प्रॉफिट अच्छा होता है हम बोलते हैं ये कंपनी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर आप देखें आज की डेट में सरप्लस की प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में। एवरीथिंग इज बीइंग प्रिपेयर्ड, मैन्युफैक्चर्ड इन सरप्लस, कंज्यूम्ड इन सरप्लस, वेस्टेड इन सरप्लस। यू नो दैट वेरी वेल, राइट? हम लोग कंज्यूमरिज्म में फंस गए हैं, कंज्यूम भी ज्यादा करते हैं, वेस्ट भी ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा वेस्ट जो प्रोडक्ट हम करते हैं आज की डेट में है फूड प्रोडक्ट्स, जो हम खरीदते ज्यादा है, फिर उसको खराब कर देते हैं, ऑर्डर करते हैं, खाते नहीं है, बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। कपड़े जरूरत से ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो मतलब है तो कंज्यूमरिज्म में, बट व्हाट आर वी डूइंग? वी आर अब आज की डेट में परफॉर्मेंस बजटिंग में रेवेन्यू और फाइनेंशियल्स की जगह हम इनपुट आउटपुट की रेशो की तरफ ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज्यादा तेज काम करते हैं और कुछ स्लो वर्कर्स होते हैं, कुछ फास्ट वर्कर्स हैं, कुछ स्लो वर्कर्स हैं।
फास्ट वर्कर्स क्या करते हैं, अंधाधुंध काम करते हैं, और स्लो वर्कर्स क्या आराम से काम करते हैं। फास्ट वर्कर्स के केस में अगर आप गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज चलाते हैं और अगर आप गाड़ी बहुत स्लो चलाते हैं या विद इन द लिमिट चलाते हैं, गाड़ी की एवरेज कहाँ पे ज़्यादा बेटर आती है, विद इन द लिमिट या फास्ट? विद इन द लिमिट। सभी ये लोग जानते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट गाड़ी चलाते हैं, बार बार गियर चेंज करते हैं, एकदम से स्पीड देते हैं, आरएमपी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो आपकी एवरेज कम आती है। ठीक है, वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला तो एक मोड में चले जाते हैं, बट देन योर एवरेज इज डाउन, राइट? बट ऑफ कोर्स पीपल हैव दैट थिंग इन देयर माइंड कि जब हम ये डिफिकल्ट सा कट लेंगे एक रोड का या घुमा देंगे, जो गाड़ी में बैठा होगा मतलब उसको पता नहीं चलेगा कि मैं रोलर कोस्टर राइड पे हूँ कि गाड़ी में हूँ, तो तब हमें मजा आता है। तो वो चीज़ है फास्ट। लेकिन हमारी इनपुट आउटपुट रेशो किस में अच्छी है? मतलब अगर मैं आउटपुट इनपुट रेशो कर लूँ तो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आउटपुट रेशो इनपुट किस में बेटर होगी, स्लो वाले में, फास्ट वाले में? स्लो मतलब विद इन लिमिट बोल देता हूँ। आई हैव सीन सम पीपल ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 20 ऑल्सो। सो हाँ, मतलब वो ड्राइव नहीं होता, वो कुछ और ही होता है। विद इन लिमिट अगर हम कर रहे हैं और एक फास्ट कर रहे हैं, तो आउटपुट वर्सेस इनपुट किस में बेटर है? इसमें बेटर है। तो अकॉर्डिंग टू performance budgeting, if your output input ratio is better, we are not concerned with the financials. परफॉर्मेंस बजटिंग में उस कंपनी को बेटर माना जाता है, वो कम वेस्ट कर रही है, वो कम नॉन डिग्रेडेबल स्टफ बना रही है, वो कम वेस्टेज कर रही है, कम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। तो आउटपुट इनपुट रेशियो जिसमें बेटर है वो बजटिंग कौन सी है? परफॉर्मेंस बजटिंग। सिर्फ फाइनेंशियल्स पे बेस्ड बजटिंग कौन सी है? ट्रेडिशनल बजटिंग। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रेडिशनल में क्या देख रहे हैं? फाइनेंशियल फिगर्स। परफॉर्मेंस में क्या देख रहे हैं? इनपुट आउटपुट रेशियो या आउटपुट इनपुट रेशियो, जो भी देखना चाहते हैं। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आल्सो? एनीवन इन डाउट? ओके, तो आज एक बार फटाफट से देख लेते हैं अभी तक हमने क्या किया, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि बजट वर्सेस बजटरी कंट्रोल क्या होता है। बजट इज प्रिपेयरिंग बजट, बजटरी कंट्रोल इज व्हेन यू एक्सरसाइज कंट्रोल पीरियड एंड बजट पीरियड। एंड कंट्रोल पीरियड में आप क्या करते हैं? अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। कंट्रोल पीरियड इज ऑलवेज लेस देन बजट पीरियड। देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज अ फंक्शनल बजट, व्हाट इज अ बजट कमिटी, who is a budget controller, what is a master budget, and the budget manual. Master budget is पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल बजट। बजट मैनुअल इज जब आप उसको प्रिंट कर देते हैं और एक बुकलेट फॉर्म में बना देते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या था? राइट फ्रॉम द स्क्रैच यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर द बजट विदाउट एनी बेस। इट इज फ्रॉम द स्क्रैच एंड ऑल द फंक्शनल डिपार्टमेंट हेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मनी दैट दे स्पेंड। देन वी डिस्कस्ड परफॉर्मेंस बजटिंग वर्सेस, एक मिनट, हाँ, परफॉर्मेंस बजटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल बजटिंग। ट्रेडिशनल में फाइनेंशियल्स के ऊपर फोकस है, परफॉर्मेंस में आउटपुट इनपुट रेशियो पे फोकस्ड है। सबसे पहले हम आते हैं जो हमारे एरिया ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें सबसे पहली चीज हम कर रहे हैं फंक्शनल बजट्स एंड फ्लेक्सिबल बजट्स। पहले हम फ्लेक्सिबल बजट से स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन करना बेहद आसान है। पहले आप ये चीज समझिए कि फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है। फिक्स्ड बजट जनरली फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड होता है और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं टाइम टू टाइम, उसको रिव्यू नहीं कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल बजट होता है जिसमें हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट का बजट बना के दे सकते हैं। फ्लेक्सिबल बजट ज्यादा बेटर क्यों होता है? जैसे एक एग्जांपल है, हमने 6000, 7000, 8000, 9000 और 10000 यूनिट्स का बजट बना के पहले ही रख दिया, क्योंकि अगर हमारी मार्केट कंडीशंस चेंज होंगी, लेटर से हमने 90% पे काम करना था, ये हमने जनरली फॉलो करना था, लेकिन हमें 3 महीने बाद लगता है कि हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा डिप कर गई हैं, तो हमें इस पे जाना पड़ेगा।
तो तब हम इमीडिएटली अपना बजट जो अगले महीनों का बनाने वाली चीजें थी इस पे शिफ्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उस टाइम पे हमें वी हैव टू पैनिक and then start preparing the budget all together from the scratch after 3 months of starting the financial year. So we give importance to flexible budget based on that we prepare it in advance using different levels of output, and we can easily switch from one output to another based on the change in the market conditions. So we do this activity in the beginning itself and we do not have to panic later on. Now what do we do under this? Again, it's a very simple exercise where you are given different levels of output or different levels of hours. Output means units हो सकते हैं, hours हो सकते हैं, machine hours हो सकते हैं, labor hours हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा number of units हो सकते हैं। यहाँ पे उसने दो चीजें आपको बना के दी होती हैं क्वेश्चन में ताकि आप उनको कंपेयर कर सको, और फिर आपको एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना होता है एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट का। जैसे इसने 9500 के लिए बोला, 10,000 तक, हजार के ऊपर बोला, तो ऐसे बजट के ऊपर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि इनमें से कॉस्ट किस तरह की है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 9500 के लिए बजट बनाएंगे, हमारे पास तीन कॉस्ट है, 1, 2 and 3। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पहली कॉस्ट 6000 आवर्स के ऊपर 28,000 की है, मेरे को ये नहीं देखना उसका नाम क्या है कॉस्ट का, सैलरी है, रेंट है, व्हाटएवर, बट माय कॉस्ट इज 28,000 एंड फॉर 9,000 आवर्स और 9,000 यूनिट्स ऑल्सो I have the same cost. That gives me an idea that this is a fixed cost which does not change with output. Hence for 9500 hours also it is going to remain the same. Online people, did everyone follow this? The next sort of the cost is 42,000 and 63,000, 42,000 and 63,000. I don't know which cost this is, I'm not going to even look at it. It does not look fixed, but if I divide 42,000 by 6,000, it gives me 7 rupees per hour per unit. If I divide 63,000 with 9,000, why? Because 42,000 की कॉस्ट 6,000 पे थी, 63,000 की 9,000 पे थी, दोनों पे पर यूनिट मेरे पास सेम आ जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल वो होती है जो वेरी करती है आउटपुट के साथ। तो इसका मतलब ये 9500 पे इस तरह से आ जाएगी 67,500। तो ये वाली पहली कॉस्ट मेरी फिक्स्ड कॉस्ट थी, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट है 66,500। ओके, ठीक है। अब आते हैं तीसरी कॉस्ट पे। ये अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये सेमी वेरिएबल होगी, बट चलो करते हैं। इसमें कॉस्ट जो है वो है 16,000 एंड 20,500। फिक्स्ड भी नहीं है, वो तो दिख ही रहा है क्योंकि बराबर नहीं है, और वेरिएबल भी नहीं है क्योंकि 16,000 over 6,000 and 20,500 over 9,000 is what? कितना आ रहा है ये? तो ये वेरिएबल भी नहीं है क्योंकि ये सेम नहीं आ रहा पर यूनिट। तो ये किस कैटेगरी में आ जाती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। इसमें कुछ हिस्सा वेरिएबल है और कुछ हिस्सा फिक्स्ड है। अब इसको जब हम वेरिएबल और फिक्स में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? जब कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में बांटनी होती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, जिसमें हम डिफरेंस इन कॉस्ट
डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन आउटपुट या यूनिट्स या आवर्स ले लेते हैं। जैसे कि दोनों कॉस्ट का डिफरेंस इज 4500 और दोनों यूनिट्स का डिफरेंस इज 3000। तो ये आपकी 1.5 पर यूनिट या पर आवर वट एवर इट इज, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। और जब आप इसको, जैसे कि यहाँ पे 16,000 की कॉस्ट 6,000 के पीछे आ रही है, वन 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको वेरिएबल कॉस्ट पता चलेगी 9,000, और बाकी की बची हुई कॉस्ट 7,000 विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि 16,000 में से आपने यहाँ पे क्या किया, 9,000 को माइनस कर दिया। ठीक है। ऑनलाइन वालों जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं देखा हुआ, किसी को भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट में तो मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। दिव्यजोत, इज इट क्लियर? प्रतीक, वंश, एनीवन, सचिन, आपको ये चीज क्लियर है? ओके। अब हमें इतना पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट इज 1.5 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 7,000 टोटल। अब 9500 में क्या होगा, 9500 के अंदर इंटू 1.5 विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट एंड इसमें 7,000 ऐड कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट का। एक सेकेंड, कितना आ रहा है? प्लस 7,000, 20,500 नहीं, ये तो इसके बराबर बन जाएगा। 9500 इंटू 1.5, 14250 21250। तो आपने यहाँ पे 21250 लिखना है और ये वाली चीज जो है ये वर्किंग नोट में दिखानी है। ठीक है, फाइन। ये इस तरह से आपका फ्लेक्सिबल बजट बनेगा। और जैसे इसने इस क्वेश्चन में बोला हुआ है फ्लेक्सिबल बजट बनाने का अप टू 10,000 यूनिट्स, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया 6,000 से 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक पहुँच गए। और फिर इसने 9500 का अलग से बनाया होगा, कहीं पे बनाया नहीं होगा, वैसे बनाना था। ये इस तरह की जो बजट है उसको हम फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं, जब हम अलग अलग लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पे बजट बना के रखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। टुडे आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व व्हिच विल कंसर्न विद दिस कॉन्सेप्ट, बट उससे पहले आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है हम ये देखते हैं। वो कहता है कि एक कंपनी है, मैं इससे भी थोड़ा सा एक बेटर क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, अदरवाइज उसी पे आएंगे। या एक काम करो, पहले उसी को करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन है बेटर, लेकिन जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक कंपनी है जो 100% कैपेसिटी पे 10,000 यूनिट्स बनाती है। आपको 2 मंथ्स का कुछ चीजें दी हुई हैं, 6,000 यूनिट्स, 9,000 यूनिट्स, ये सारे खर्चे दिए गए हैं, जिसमें सैलरी आपको फिक्स नजर आ रही है, बाकी आप देख लेना पार कंज्यूमेबल स्टोर्स कौन कौन सा सेमी वेरिएबल है, वेरिएबल है, ये वाला अगेन फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। तो आपको ये सारे खर्चे दिए हुए हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कितने हैं। अब उसने बोला हम पहले नीचे आते हैं देखने के लिए, आपने क्या बनाना है, आपको 50% कैपेसिटी पे मतलब 5,000 यूनिट्स पे, क्योंकि 100% कैपेसिटी पे 10,000 यूनिट्स थे, 80% पे और 100% के ऊपर सारी कॉस्ट को फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल में बांटना है और फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है 100% कैपेसिटी पे। इसका मतलब सिर्फ ओवरहेड्स का टोटल लगाएंगे 100% पे और उसको 10,000 से डिवाइड करेंगे ताकि आपको रेट पर यूनिट पता चल जाए। ये आपको निकालना है। लेकिन
उससे पहले एक चीज और, आपको टोटल बजट बनाना है। उसने क्या बोला, डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपए पर यूनिट है, तो अगर आप 6000 बना रहे हैं तो 6000 इंटू 2 9000 इंटू 2 हो जाएगा। एंड डायरेक्ट लेबर आर कॉस्ट पर आवर इज दिस, सिर्फ इस पॉइंट को देखो, रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज 10 यूनिट्स। अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं 6000 यूनिट्स के हिसाब से चलता हूं और उसने क्या बोला है, पर आवर में 10 यूनिट बनेंगे, 1 hour is equal to 10 units, ठीक है, and 1 hour is equal to 8 rupees, right? Is everyone clear? 1 hour is equal to 8 rupees, ये दिख रहा है ना सभी को? तो इसका मतलब क्या हुआ, कैन यू इक्वेट 10 यूनिट्स टू 8 रुपीज ना? सिंपल सी चीज है, 1 घंटे में 10 यूनिट बनेंगे और 1 घंटे के लिए आप 8 रुपए दे रहे हैं, तो इसका मतलब 10 यूनिट्स के लिए आप 8 रुपए दे रहे हैं, तो 6000 के लिए कितना देंगे? ठीक है, तो आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। 10 यूनिट के लिए अगर आप 8 रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो 1 यूनिट के लिए आप 8/10 करेंगे और 6000 के लिए आप 8/10 इंटू 6000 करेंगे। दिस विल बी योर लेबर कॉस्ट। क्लियर? So can you do one thing? Can you prepare it for 50, 80 and 100%? Calculate labor and material also properly. Is everyone clear on the question as such? And how do we calculate the direct labor cost for it? Everyone? Okay. एक बार आप ट्राई करिए इसको। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। A factory is currently working at 50% of its working capacity and produces 10,000 units. इसका मतलब 50% पे ये कितने यूनिट्स बना रहा है? 10,000। 100% पे कितने बनाएगा? 20,000। ये 50% कैपेसिटी पे इसने कॉस्ट बताई हुई है 180 रुपए पे, ये टोटल कॉस्ट है, इट डज नॉट इंक्लूड प्रॉफिट। अब उसने 3 कंडीशंस बता दी, कहता 60% कैपेसिटी पे मतलब 12,000 यूनिट्स पे रॉ मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 2%, ठीक है। एट 80% कैपेसिटी रॉ मटेरियल 5% बढ़ जाएगा, सेलिंग प्राइस विल फॉल बाय 5%, ठीक है। एट 50% कैपेसिटी द प्रोडक्ट कॉस्ट 180 रुपीज, जो इसने नीचे बताया हुआ है, एंड इज सोल्ड फॉर 200 रुपीज। सेलिंग प्राइस एट प्रेजेंट बताई हुई है। आपने ये देखना है कि 60% पे और 80% वर्किंग कैपेसिटी पे कितना कितना प्रॉफिट आएगा। सबसे पहले हम इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखते हैं तो हमारे पास 3 चीजें हैं, आप सिर्फ इधर देखते जाइए, कैलकुलेशन में हेल्प कर देना। यहाँ पे क्या है, 50%, 60%, 80%, 3 कैपेसिटीज हैं। सबसे पहले आप सेल्स देखनी शुरू करो। जो सेल्स होंगी, सेल्स कितनी होंगी? 10,000 यूनिट्स एट 200। 10,000 इंटू 200 कितना हो जाता है? 20 lakhs। 60% पे उसने क्या बोला है? पहली लाइन में देखो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होती है। इज ही टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट द सेलिंग प्राइस? सो दैट मीन सेलिंग प्राइस विल रिमेन द सेम, बट नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। अगर 10,000 यूनिट 50% कैपेसिटी पे हैं तो 60% पे 12,000 हो जाएंगे। 12,000 इंटू 200 विल बी योर सेल्स, कितना हो जाता है? 24 लाख। लेकिन 80% पे कितने हो जाएंगे यूनिट्स? 16,000। बट अब 80% पे सेलिंग प्राइस 5% से फॉल कर जाएगी, इसका मतलब 190 हो जाएगी 200 की जगह, राइट? कितना हो जाता है? इज एवरीवन क्लियर कि हमने नंबर ऑफ यूनिट्स और सेलिंग प्राइस कैसे कैसे रखी? इज एवरीवन क्लियर ऑनलाइन? ओके।
सेकंड चीज है, अब हमारे पास मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स, चार तरह की कॉस्ट हैं। पहले हम मटेरियल लेस करते हैं इसमें से। मटेरियल की कॉस्ट 50% वाले पे 100 रुपये की है। इसका मतलब 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 lakhs। 10 lakhs की कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल की यहाँ पे। लेकिन 60% कैपेसिटी पे, पहली लाइन देखो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 2% से बढ़ जाएगी। इसका मतलब 102 रुपये हो जाएगी। तो 12,000 इंटू 102 हो जाएगी। 12,000 यूनिट्स थे और 102 रुपये हो गए, राइट? कितना? Is everyone clear on how did this 12,000 units come and 102 रुपये कहाँ से आए? Is everyone clear? कहीं पे कोई डाउट है तो पूछिए। Is it clear? प्रतीक, नज़म, ओके। अब जो 80% है, 80% पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? 80% पे रॉ मटेरियल 5% से बढ़ रहा है, मतलब 102 की जगह 105 हो रहा है, ठीक है? तो 105 इंटू 16,000, 16,80,000। ये पॉइंट समझ में आता है? अब लेबर की कॉस्ट की बात करते हैं। क्या कहीं पे 60%, 80% पे कुछ लेबर कॉस्ट के बारे में बोला हुआ? नहीं ना? तो ये 30 ही रहेगी हर जगह, तीनों लेवल्स पे। इसका मतलब 10,000 इंटू 30 विल बी, ओके, एक मिनट, 30, अच्छा ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स हर लेवल पे इंटू 30। अब आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। हाँ, इसमें सिर्फ हमें क्या करना होगा, अगर 30 रुपए था, उसमें से 40% इज योर फिक्स्ड, 40% इज 12 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10,000, क्योंकि 10,000 यूनिट्स पे उसने ये फिक्स बताई हुई है। इसका मतलब कितनी हो जाती है? 1,20,000। ठीक है ना? तो 1,20,000 विल बी फिक्स। वाई? बिकॉज दिस 180 रुपीज was at 50% capacity and 50% capacity पे 10,000 थे यूनिट्स। तो इसका मतलब ये जो फिक्स इसने बताई हुई है 1,20,000, ये 50% कैपेसिटी पे फिक्स बताई हुई है। तो इसका मतलब 18 रुपीज विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 3 lakhs। 60% पे क्या हो जाएगा? 12,000 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 18, ठीक है? उसमें हम 1,20,000 ऐड कर देंगे क्योंकि ये वाला अमाउंट फिक्स था। क्लियर है ना? 1,20,000 करेंगे, वहां पे हम फिर 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना शुरू कर देंगे। कितना हो जाता है? 3,36,000। Anyone who has not understood on this calculation, क्योंकि हमने ये फिक्स कॉस्ट सिर्फ निकालने के लिए निकाली है, लेकिन लगानी हमने 1,20,000 ही है हर लेवल पे। लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वेरी करेगी। किसी को डाउट है इस पॉइंट पे? खास करके जो आज पहली बार लगा रहे हैं क्लास। क्लियर है? दीपाली, आर यू क्लियर? सचिन, ओके। प्रांगत, यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ जी, अच्छा ठीक। अब प्रांगत जी आप बताएंगे कि जो 80% कैपेसिटी है, 80% कैपेसिटी पे आप फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे? 80% का मतलब है 16,000। 1,20,000 हमारी फिक्स थी और वेरिएबल कितनी निकल रही थी?
18 ऐसे आ जाएगा ना, 16,000 इंटू 18 प्लस 1,20,000 कितना हो जाता है? ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे जो कि एडमिन ओवरहेड्स हैं। एडमिन ओवरहेड्स पे भी 50% फिक्स है, इसका मतलब 10 रुपये फिक्स है और 10 रुपये वेरिएबल है। 10 का फिक्स होने का मतलब है 10 इंटू 10,000 1 लाख। तो इसका मतलब हम इस लेवल पे तो 20 इंटू 10,000 लेंगे 2 लाख, और नेक्स्ट लेवल पे क्या करेंगे 10 इंटू 12,000 प्लस 1 लाख 2,20,000, और तीसरे लेवल पे 10 इंटू 16,000 प्लस 1 लाख 2,60,000। आपने सारी कॉस्ट ले ली, अब आपको प्रॉफिट निकालना है। तो आपने सारी कॉस्ट को जब माइनस किया तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। दो लाख, टू 2,12,000। एक सेकेंड, इसने कितना निकाला है? इतना ही आ रहा है, ठीक है। 2,60,000 एंड 2,12,000। इज इट क्लियर एवरीवन ऑनलाइन? अब ये था क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 13 इज योर होमवर्क, जिसके अंदर उसने लिखा है, यहाँ पे बहुत इजी कर दिया उसने, बता ही दिया कि ये सेमी वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। थर्टीन के अलावा आपको 12 करना है, 11 जरूर करना है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 12 भी बोला ना मैंने। एक क्वेश्चन और कर लो, ये ऑड नंबर अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ये कर लो, 10th कर लो साथ में। 4 क्वेश्चन कर लो कल तक, ठीक है? 10, 11, 12, 13। इज इट गुड विद एवरीवन?